तो देखो, तो कल कल नोट्स दिए थे जी इस पे, ठीक है। तो हम कोशिश किए थे आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस लाइन बाय लाइन समझा देने के लिए। तो उसी से आपको रिलेटेड कुछ यहाँ पे टर्म सब है जी, ठीक है। ये लाइन हम आपको कल भी बोले थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब में होता है और ये एक टेस्टिस के अंदर में पाया जाता है जी, ठीक है। और आपको ये दो बेसिक बात पर समझाए थे। स्पर्मेटोजेनेसिस दो स्टेप में होता है जी, ठीक है। एक स्टेप का नाम क्या है ना, आपको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा स्टेप का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। स्पर्मियोजेनेसिस का डिफिनेशन पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो स्पर्मेटिड से जब चेंज करता है स्पर्म, इस घटना को स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेज में होता है जी, ठीक है। तीनों फेज के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किए थे, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दिए थे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। तो 3 फेज में एक पहला फेज का नाम है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। और दूसरा फेज है फेज ऑफ ग्रोथ, और तीसरा है मैचुरेशन। इसी को तुम समझोगी। तो उसमें हम बताए थे कि इस फेज में स्पर्मेटोगोनियम, है ना, सेल माइटोसिस डिवीजन करता है, प्रैक्टिस करता है एक तरह से, और अपनी आबादी बढ़ाता है जी। रियल में पिक्चर देख के समझोगी ना। अभी एनसीईआरटी में जाएंगे तो पिक्चर भी दिखाएंगे तुमको। तो उसमें देखो, ये मान लो एक था के लिए कि ये एक टेस्टिस का टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और इसके अंदर में सेमनीफेरस ट्यूब है जी, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर में आपको याद कीजिए, ये है आपको सर्टोली सेल, और ये है आपको मेल मेल जर्म सेल जी, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं ये मेल जर्म सेल है। हम कहे थे क्या कि ये लोग माइटोसिस डिवीजन क्यों करता है, 2n से 2n ही क्यों बनता है सर। स्पर्मेटोगोनियम, है ना, स्पर्मेटोगोनियम बनता क्यों है सर। तो इसका जवाब दिए थे कि ताकि ये करीब आ सके जी, किसके करीब आ सके, सर्टोली सेल के करीब आ सके जी, ठीक है। ये लाइन समझिए आप लोग, है ना। यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है कि फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में, है ना, स्पर्मेटोगोनियम सेल डिवाइड करता है ना। और डिवाइड करने के बाद आपको अपनी आबादी बढ़ाता है ताकि सर्टोली सेल तक पहुंच सके। सर्टोली सेल तक क्यों पहुंचता है सर, ताकि न्यूट्रिशन उसको मिल जाए जी। कोई भी चलता फिरता नहीं है जी। जैसे तुमको हम कभी बोले होंगे कि सेल डिवीजन कर करके भी अपनी आबादी बढ़ा करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। जैसे आप लोग कभी देखे हैं ना, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे एक ईटा रखा हुआ है और ये एक ईटा रखा हुआ है जी, ठीक है। 1 मिनट, किसी का माइक खुला हुआ है जी, माइक बंद कर लो, है ना। ज्योति, माइक खुला हुआ है जी, माइक बंद कर लो ज्योति कुमारी। तो हम बता रहे थे कि बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे 2 ईटा है और यहाँ पहुंचना है सर, ठीक है, इस जगह पे पहुंचना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक और ईटा इस पे डाल दीजिएगा, एक और डाल दीजिएगा, तो यहाँ तक पहुंच गया ना। सेम बात ही इसमें भी वही है कि सर ये आपको माइटोसिस डिवीजन करके सर्टोली सेल तक पहुंचता है सर, ताकि न्यूट्रिशन उसको मिल जाए। लेकिन 10-10 बार माइटोसिस नहीं करता है, 1 से 2 ही बार माइटोसिस करता है जी, ठीक है। और वो वहां तक पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है माइटोसिस डिवीजन करके सर्टोली सेल के पास, तो सर्टोली सेल उसको नरिश करता है सर, और उसका साइज बढ़ जाता है जी, ठीक है, ताकि वो आगे जाके मियोसिस कर सके। इसको हम फेज ऑफ ग्रोथ के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। और फेज ऑफ ग्रोथ के बाद आता है फेज ऑफ मैचुरेशन। इस अवस्था में मियोसिस डिवीजन होता है और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन लेता है सर, और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देने के बाद स्पर्मेटिड से स्पर्म में बदल जाता है जी, ठीक है। ये सब बात तुमको हम बताए थे कल, और इसका हम एक लाइन भी लिख दिए थे, याद कीजिए सब आदमी। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों अलग अलग चीज है जी। देखिए, अगर आप फंसिएगा ना तो यहीं में फंस सकते हैं, नहीं तो आपको कोई फंसा नहीं सकता इस टॉपिक में। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नीचे कोशिश भी किए हम लिख देने का कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम चेंज करता है सर, किसमें, आपको स्पर्मेटोगोनियम चेंज करता है आपको, है ना, आपको एक स्पर्म में चेंज करता है जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद तुम लोगों को एक पेज और पलटेंगे हम, थोड़ी देर में रुक जाइए, है ना, रुक जाइए 1 मिनट, पेज पलटना पड़ेगा, 1 मिनट। ये पेज है, हाँ हाँ, ये पेज देखिए सब आदमी, ये भी हम कल आपको पीडीएफ बना के डाल दिए थे। देखिए यही पूरा प्रोसेस है जी। बिहार बोर्ड में कैसे लिखना है ये हम आपको नोट्स से समझा देंगे, या नोट्स में जो लिखा हुआ वो बिहार बोर्ड में आपको काफी होगा जी, ठीक है। तो
हम आपको यही बोल रहे थे कि स्पर्मेटोगोनियम है, इस स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनता है सर, इस घटना को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, इस घटना को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ एक नंबर इसको दोगे तो ये दूसरा नंबर है, तब ये तीसरा नंबर है स्पर्म बनना, ठीक है। बीच में स्पर्मेटिड बनता है सर, उसी को समझो तुम लोग। तो ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ से तो स्पर्मेटोगोनियम है ना, माइटोसिस डिवीजन करता है, ये 2n से 2n ही बनाता है जी, ठीक है। इसका नाम क्या होगा सर? तो इसका नाम होगा स्पर्मेटोगोनियम ए, है ना। अब फिर एक बार और माइटोसिस डिवीजन करके फिर 2n से 2n ही बनाता है सर, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? स्पर्मेटोगोनियम बी, है ना। स्पर्मेटोगोनियम ए, स्पर्मेटोगोनियम बी, है ना। और ये यहां से लेके यहां तक के फेज को फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये वाला जो फेज देखते हैं इसका नाम है फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम सेल इसलिए डिवीजन करता है ताकि सर्टोली सेल तक पहुंच सके जी, ठीक है। अब किसी एक के पास तो पहुंच जाएगा सर्टोली सेल, है ना। सर्टोली सेल किसी एक को, जरूरी नहीं किसी को ही, है ना, कोई भी हो सकता है जी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जी, ठीक है। किसी एक को सर्टोली सेल नरिश किया, हम अपने हिसाब से इसको नरिश करवाएं जी, इसकी वजह से सर इसका साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ गया सर तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लार्ज सेल है बट डिप्लॉइड है सर, मतलब अभी मियोसिस नहीं हुआ है ना, आगे जाके मियोसिस करेगा सर। और जब ये, है ना, अपना साइज बड़ा करता है तो इसका नाम पड़ जाता है फेज ऑफ ग्रोथ, है ना। और फेज ऑफ ग्रोथ आगे जाकर के सर क्या करता है? मियोसिस फर्स्ट करता है जी, ठीक है। और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद यहाँ पे क्या देखते हैं, दो ठो आपको हैप्लॉइड सेल बनता है जी, एक ये हैप्लॉइड सेल है और ये दूसरा हैप्लॉइड सेल है जी, ठीक है। और दोनों हैप्लॉइड सेल आगे जाकर के सर क्या होता है सर आपको, है ना, फिर से एक बार और मियोसिस 2 करता है। हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि जब भी मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस 2 होगा ही होगा। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इस सब के लिए तुम 11th का क्लास में ज्वाइन करोगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी तुम लोग इतना जानोगे, सर बोले तो जरूर मानना है मियोसिस फर्स्ट, व्हेनेवर मियोसिस व्हेनेवर मियोसिस फर्स्ट अकर्स, जस्ट आफ्टर दैट मियोसिस 2 डेफिनेटली अकर्स, है ना। उसके बाद मियोसिस 2 होना ही होना है सर, उसके बीच में छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस डिवीजन करता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जी, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये हैप्लॉइड है सर, ये डिप्लॉइड है जी, दोनों में समझ में आ गया। बट एक बार और मियोसिस होगा, और जब एक बार और मियोसिस होगा तब ये स्पर्मेटिड में बदल जाता है जी, ठीक है। देख रहे हो ना, इस यहाँ से हैप्लॉइड ही बन रहा है और स्पर्मेटिड बन के तैयार हो गया जी, ठीक है। जब स्पर्मेटिड बन जाता है तब आगे जाकर के सर क्या होता है, फिर से हैप्लॉइड बनता है जी। यहाँ पे देखो 4 ठो हैप्लॉइड सेल बना, और चारों हैप्लॉइड सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, ये वाला सेल हुआ, ये सेल हुआ, और ये सब सेल जो देख रहे हैं चारों को एक साथ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ के नाम से बुलाते हैं जी। सर स्पर्मेटिड को खाना पीना खिलाता है सर फिर से सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल जब स्पर्मेटिड को खाना पीना खिलाता है तो ये आगे जाके किसमें बदल जाता है, 4 हैप्लॉइड स्पर्म में चेंज कर जाता है। बस हाथ पैर बन गया और कुछ नहीं। स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या n ही है, लेकिन आपको इसमें टेल वगैरह बनता हुआ नजर आ रहा है जी। एक पेज और हम खोलते हैं जी, ठीक है, रुक जाइए, लास्ट उसमें थोड़ा ही सा लाइन लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा, वो पेज अगर देखे होंगे तो, है ना। उसके बाद हम लोग असाइनमेंट में चले जाएंगे। एक सेकेंड, उस पेज को भी खोलते हैं, ये है पेज वो, है ना, ये पेज देखिए, है ना। इस पेज को जब देखते हैं, ठीक है, यहाँ वाला आपको जो रीजन है जी, स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से, है ना, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेता है, इसके बाद स्पर्म में बदल जाता है जी, ठीक है। और आप सबको को पूछ देगा ये सब हो कहाँ पे रहा है सर, ये सब सारी घटनाएं टेस्टिस के अंदर में हो रहा है जी। यहाँ पे वही है स्पर्म बनाने वाला सेल, ये है सर्टोली सेल, सब अपने जगह पर रुका रहता है जी, और सब बन करके ना सर्टोली सेल के पास पहुंच के स्पर्म, है ना, न्यूट्रिशन लेता है जी, ठीक है। समझा दिए हम आपको, जो समझना था वो इतना ही दूर में था जी। अब चलिए असाइनमेंट पहले पढ़ते हैं, तब एनसीईआरटी बुक में भी ढूंढ देंगे कहाँ पे ये सब लिखा हुआ है ना। असाइनमेंट का पेज खोलिएगा, कल आपको हम शायद उसका पीडीएफ भेज दिए थे उस पेज का जिसमें ये सब बात लिखा होगा जी, ठीक है। एक मिनट हम भी खोलते हैं, एक मिनट, हाँ ये पेज देखिए, ये एक पेज है ना, इस पेज में थ्योरी लिखा हुआ है। कल का फोटो वाला पेज देख लिए थे ना, यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है। अभी जितना बोले ना इंग्लिश में किसी लड़की को लड़का को लिखना है, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है, फेज ऑफ ग्रोथ क्या है, मैचुरेशन फेज क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी। यहाँ तक हम आपको कहेंगे याद करने के लिए, ठीक है। बिहार बोर्ड में अगर लिखना होगा तो बिहार बोर्ड में यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा,
और फोटोग्राफ बनाना होगा जी। फोटोग्राफ बनाने के लिए फिर से हमको नया पेज खोलना होगा जी। देखिए 1 मिनट, इसमें यही दिक्कत है, बार बार पेज खोलिए। हाँ ये देखिए, ये पेज भी हम आपको, है ना, ये पेज कल दिखा दिए थे। इस पेज में फोटोग्राफ 3 था, तीनों यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस 2 स्टेप में होता है ना। पहला स्टेप का नाम है स्पर्मेटिड का बना, दूसरा का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस होना जी, ठीक है। और यही फोटोग्राफ है जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब हम अगला पेज पलटेंगे तो ये फोटोग्राफ नहीं दिखा पाएंगे जी। बगल में किताब है तो आप देखिए, नहीं तो यही सब फोटोग्राफ अभी भी तो दिखाए थे, अभी भी तो पढ़ाए थे, उसी को हम लोग अगला पेज में देखने जा रहे हैं जी, ठीक है। एक बार फिर से हमको पेज खोलना होगा, रुक जाइए हम उसको खोल रहे हैं। देखिए ये वाला पेज है, ये तो आप अपने से भी पढ़ सकती हो। फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा होगा, फेज ऑफ ग्रोथ में क्या लिखा होगा, और फेज ऑफ मैच्योरेशन में क्या लिखा होगा जी, ठीक है। और ये लाइन हम आपको पढ़ देते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहां तक हम तुम लोग को पढ़ा दिए जी, ठीक है। अब आप लोग, है ना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बात जानिए, ठीक है। देखिएगा अगर आपके पास 31 ईयर्स होगा तो उसमें क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि जब आपको सीक्वेंस में सजाने के लिए, तो कोई लड़का सीक्वेंस में नहीं सजा देगा। याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले भी हम बोले थे, सबसे पहले क्या आएगा, स्पर्मेटोगोनियम, है ना जी, स्पर्मेटोगोनियम या मेल जर्म सेल, है ना। स्पर्मेटोगोनियम कहिए या मेल जर्म सेल कहिए, है ना। यहाँ लिख रहे हैं हम स्पर्मेटोगोनियम। पहले सबसे पहले क्या होगा जी, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटो, है ना जी, स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम के बाद क्या दिखाई देगा दूसरा नंबर पे जी, है ना जी, सॉरी गोनियम, है ना। और दूसरा नंबर पे क्या होगा जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखे थे अभी हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, स्पर्मेटोसाइट, है ना, स्पर्मेटोसाइट था। और उसके बाद क्या देखे थे जी, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या आएगा जी, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के बाद क्या आएगा जी आपको, है ना, आपको आएगा, आपको स्पर्म आएगा या स्पर्मेटोजो आएगा, ठीक है जी। हम वीडियो कॉल से पढ़ाते हैं तब समझ में आ जाएगा जी हम क्या क्वेश्चन पूछे, 2-3 क्वेश्चन हम बताते हैं हम आपको, उसके बाद देख जाइए। वीडियो कॉल से स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ये है दिखाई दे रहा है ना जी। एक क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोगों से, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम अभी आपको जो पढ़ाए ना, आपको टॉपिक का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। यहां से हम लिखते हैं, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक हमने आपको अभी पढ़ाया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत वीवीआई है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है जी, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा कि अरेंज, करेक्टली अरेंज कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज्ड, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज्ड, समझ गए होंगे। फॉलोइंग आर करेक्टली इज करेक्टली अरेंज्ड, करेक्टली, है ना, अरेंज्ड। ये पहला क्वेश्चन हुआ। हम 2 ही ऑप्शन देंगे जी। पहला ऑप्शन दे रहे हैं, है ना जी, शॉर्टकट में लिख रहे हैं मेल जर्म सेल, है ना, मेल जर्म सेल। उसके बाद क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटो, है ना, साइट। सुनना रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। अब आवाज आ रहा है, हेलो, हाँ। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक पे, जिसका नाम क्या आपको, है ना, विच इज करेक्टली अरेंज, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है, 1 मिनट, तो 1 मिनट, आवाज माइक तो खुला ही हुआ है जी मेरा। एक बार कट करके ज्वाइन करो ना तुम, ठीक है। हेलो, एक बार कट करके ज्वाइन करो, हाँ कट करके ज्वाइन करो एक बार, कहीं आ जाए आवाज।
माइक तो है ऑन, माइक ऑन है, तब क्यों नहीं जा रहा है? बाकी को आ रहा है जी, अमन को आ रहा है आवाज। हेलो। हाँ ठीक है, तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है अपना, फिर कट करके ज्वाइन कर लेना। बाकी हम यूट्यूब पे डाल ही देंगे, जहां से छूटेगा ना अपना मिनट नोट कर लेना कॉपी में, और उस मिनट पे जाकर के देख लेना वहां, है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बता भी रहे थे तुम लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड, है ना जी। तो इसमें पहला आपको देगा ऑप्शन मेल जर्म सेल, है ना, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखो जगह नहीं उधर तो यहाँ लिख रहे हैं हम तीसरा सीक्वेंस पे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या आएगा, है ना जी, स्पर्मेटोजोआ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, स्पर्मेटोसाइट, और लास्ट में आपको दे देगा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। ऐसा क्वेश्चन है, तुम देख सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं हम तुमको, और दूसरा ऑप्शन था लेंदी लिखेंगे, स्पर्मेटोगोनियम, है ना, स्पर्मेटोगोनियम, है ना, और स्पर्मेटोगोनियम के बाद आएगा, है ना, एक इसके बाद आएगा आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको एक इसको उठाओ तो रहा। हाँ, तो देखिएगा, तो सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्या दे रहे हैं हम लोग, प्राइम स्पर्मेटोगोनियम है ना, और एक मिनट, हाँ, तो स्पर्मेटोगोनियम, फिर देंगे आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, और तीसरा हो जाएगा आपको, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आ जाएगा तीसरा नंबर पे, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, और चौथा ऑप्शन दे देंगे स्पर्मेटिड, और पांचवा ऑप्शन पांचवा सीक्वेंस पे होगा स्पर्मेटोजोआ। देखो स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ, है ना जी। अब देखिए पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसका तीसरा ऑप्शन जरूर आपको देगा बोथ 1 and 2, तो आप इस पे टिक मारिएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था जी, लेकिन आप देखो, आप जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो जिससे पूछेंगे वही जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म, हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन समझ गया सब आदमी, कितने स्पर्म बनेंगे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। ऑप्शन सुनिएगा 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1, है ना, और चौथा ऑप्शन है आपको नथिंग, नन, है ना। समझ गया क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन समझा सब आदमी? हाँ, तो रुक जाओ, हम जिसे पूछेंगे वही जवाब देगा, है ना जी। सुफियान बोलो तो जी, इसका आंसर क्या होगा? है सुफियान कि चला गया? हाँ है, बोलो तो जी सुफियान, क्या होगा इसका आंसर? हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे जी? ऑप्शन देखे? हाँ बोलो, क्या होगा ऑप्शन? 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, या नन होगा? फोटो याद आ रहा है ना तुमको? फोटो अभी क्या पढ़े थे हम लोग? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना जी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, याद आ रहा है? हाँ, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता था? स्पर्मेटिड, है ना। यही लड़का एक पूछे ना, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, देखो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा? एक वो तो ये हुआ ना, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था तब ना 4 गो बन रहा था। बात समझा? है ना। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक ही ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। एक सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनेगा ना। बात समझ में आया? क्लियर हुआ कि बाउंसर गया? पर अभी जो चार्ट दिखाए थे, है ना जी, उसका जीरोक्स निकाल लो, नहीं तो मजबूरी हो जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो एनसीईआरटी बुक में शायद पेज नंबर, 1 मिनट हमको देखना पड़ेगा, पेज नंबर कितना पे होगा। यही फोटो
एक मिनट रुक जा, देखते हैं हम एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 49 पे है फोटोग्राफ, ठीक है। 49 नंबर पेज पे जाके देखोगे तो वही जो हम पढ़ाए सो वहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप गौर कीजिएगा, ये देखिए अच्छा स्टूडेंट सब फंस जाता है जी, ठीक से क्वेश्चन पढ़ाने हड़बड़ाहट में पढ़ लिया, 4 मार्क आ गया। असल में उसको देखना चाहिए था 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पूछा है, तो हमको पता है कि सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है ना, एक ये और एक ये। और सर ये आगे जाके 2 में बनाता है और ये आगे जाकर के 2 में बनाता है, इसलिए आंसर ये वाला होगा, है ना। समझ में आया जी। एक बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड कौन है बताइए, ठीक है, तो ये तो सब बता देगा। आप क्वेश्चन पूछ देगा विच, आपको लिखा आपको विच वन इज हैप्लॉइड, विच वन इज हैप्लॉइड, क्वेश्चन यही होगा कौन इसमें से हैप्लॉइड है। पहला ऑप्शन दे देगा तुमको सेकेंडरी आपको स्पर्मेटोसाइट, सही है, ये हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो हैप्लॉइड होता है ना जी, अभी देखे भी थे ना, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो हैप्लॉइड है। दूसरा ऑप्शन दे देगा तुम लोग को स्पर्म, है ना जी, ये भी हैप्लॉइड होता है सर। तीसरा ऑप्शन दे देगा तुम लोगों को स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन क्या देगा तुम लोग को, ऑल, तो तुम लोग किस पे टिक मारोगे, ऑल पे टिक मारना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन था, है ना, अब हम जब प्रैक्टिस करवाएंगे मतलब डीपीपी देंगे शाम में 5 बजे में, तो उससे भी तुम लोग को बहुत सारा क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है। तो आज से 2 डीपीपी मिलेगा, है ना। एक डीपीपी पिछला चैप्टर का होगा और दूसरा डीपीपी जो यहाँ जहां तक पढ़ाया ना आज वहां तक का होगा जी, ठीक है। मतलब हम बता देंगे, जो पेज हम आपको एक बार शेयर किए थे हम एक बार ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और दूसरी नंबर की बात क्या है, अब हम लोग की बात करना है क्या, स्पर्म के बारे में बात करना है सर। कि अभी जो ये फोटो दिखा है ना सर, इसको थोड़ा डिटेल बताइए, पूरा छिलका छुड़ा करके बताइए। और ये बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, है ना जी, स्पर्म का बनावट बताइए सर। देखो इसमें भी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग से, तो तुम लोग को क्वेश्चन आना चाहिए। देखो हिंट्स दे रहे हैं जी, है ना, अभी हम नहीं पूछ रहे क्वेश्चन, अभी हिंट्स दे रहे हैं। जब भी कोई एनिमल सेल का बात होता है ना सर, जब कभी भी तुम किसी भी एनिमल सेल का बात करोगे तो सबसे पहला लेयर उसका क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले मिलता है जी, ठीक है। कोई भी लड़का आपसे पूछ देगा एनिमल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन होता है सेल का, तो सेल का सबसे बाहरी परत का नाम क्या है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। याद रखिएगा सब आदमी, हम पूछेंगे अभी क्वेश्चन एक लास्ट में, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। 1 मिनट, है ना। तो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक का नाम क्या आपको, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखिए अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बोले थे कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है सर। एक कार्टून के जैसा बनाने के लिए हम ऐसे बना देते थे, यही एक स्पर्म है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बनाइएगा 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। आप लोग चाहे तो एनसीईआरटी पेज नंबर 48 पे आप देख सकते हैं, स्पर्म का फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। नहीं तो हम जैसा बना रहे हैं आप वैसा भी बना के आप दिखा सकते हैं जी, ठीक है। और यहाँ देखिए स्पर्म जो दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरह का स्पर्म आपको दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। हम फोटोग्राफ बना रहे हैं स्पर्म का, 1 मिनट। है ना, देखिए कुछ टिपिकल स्पर्म यही होगा। और देखिए स्पर्म का सबसे, क्योंकि भाई ये तो सेल है ना जी, स्पर्म जब सेल है, स्पर्म का सबसे बाहरी परत का नाम क्या होगा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। देखो जो पेन चल रहा है वो सब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैंने यही कहा कि स्पर्मेटिड से ही ना स्पर्म बनता है सर, है ना। स्पर्मेटिड तो सर एक सेल था, उसी में हाथ पैर बना दिए तो आप स्पर्म का नाम दे दिए, सही है। खाना पीना खाने के बाद ये अपना थोड़ा सा शेप एंड साइज थोड़ा सा चेंज करता है जी, ठीक है। तो स्पर्मेटिड से ही स्पर्म बना, और आप देख रहे हैं स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और ये हैप्लॉइड होता है, लेकिन अंतर आप दिखाई दे रहा है कि सर सजावट थोड़ा सा बदल गया सर। ऐसा इसलिए करता था कि वो सर स्विमिंग करके फीमेल गैमिट तक पहुंच सके जी, ठीक है, फीमेल गैमिट तक पहुंच सके, है ना, फीमेल गैमिट तक पहुंच सके, है ना। 1 मिनट, हाँ। तो फीमेल गैमिट तक पहुंचने के लिए सर ऐसा अपना बनावट बनाता है जी। आप लोगों से पूछा जाएगा ह्यूमन स्पर्म में कितने रीजन होते हैं, कितने इलाका होता है, आप लोग जवाब दीजिएगा 4 इलाका होता है जी, ठीक है। कोई इसमें दूसरा तीसरा नाम मत बोलना, जिसमें 4 रीजन होता है सर। ह्यूमन स्पर्म में 4 इलाका होता है सर, जिसमें से पहला इलाका का नाम क्या है सर, आपको हेड, है ना। एनसीईआरटी में अच्छा फोटोग्राफ बना हुआ है, आप लोग वही कॉपी कीजिएगा, हम तो अभी समझाने के लिए आपको उस तरह से दिखा रहे हैं। दूसरा रीजन है जिसका नाम है नेक, है ना। तीसरा है मिड पीस, है ना, मिड पीस, है ना। और
चौथा है आपको टेल, है ना। मेडिकल में पूछेगा हेड में क्या पाया जाता है, नेक में क्या पाया जाता है, मिड पीस में क्या पाया जाता है और टेल में क्या पाया जाता है, ये सब बात आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो आप लोग पहली बात ध्यान रखिएगा कि सर हेड में है ना सर हैप्लोइड न्यूक्लियस पाया जाता है, हैप्लोइड न्यूक्लियस याद रखिएगा। उसके बाद है ना इसके हेड के ऊपर में सर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो घस रहे हैं हम, ठीक है। वो इलाका को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्रोजोम के नाम से बुलाते हैं जी, एक्रोजोम। याद रहेगा ना सब आदमी को। आपसे पूछेगा कि है ना कि ह्यूमन स्पर्म में हेड रीजन में क्या क्या मिलता है, तो आप लोग का जवाब होगा एक्रोजोम मिलता है और है ना हैप्लोइड न्यूक्लियस मिलता है सर, हैप्लोइड न्यूक्लियस, है ना। और वो भी न्यूक्लियस कौन से फेज का, तो रेस्टिंग फेज का जी। रेस्टिंग फेज करने का मतलब क्या, क्रोमोजोम सब लपझाया हुआ, है ना। रेस्टिंग फेज न्यूक्लियस मिलेगा सर, याद रखिएगा सब आदमी। और हमने आपसे कहा था एक्रोजोम भी इसी के अंदर में पाया जाता है। अब एक्रोजोम किस चिड़िया का नाम है थोड़ी देर बाद डिस्कशन होगा, अभी आप लोग एकदम टिपिकल ह्यूमन स्पर्म देख रहे हैं। और सर नेक रीजन में सेंट्रियोल पाया जाता है जी, ठीक है। 2 सेंट्रियोल पाया जाता है सर, एक ऊपर की ओर होता है और एक नीचे की ओर होता है जी। इसका नाम देखो बायोलॉजी में जो पहले आता है ना तो उसको लिए हम प्रोक्सिमल वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है। तो ये सबसे पहले आया है इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, है ना जी, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, है ना। और जो आपको नीचे जो देख रहे हैं सर निचला हिस्सा में, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्टिल सेंट्रियोल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। डिस्टिल सेंट्रियोल, है ना, याद रखिएगा। प्रोक्सिमल और डिस्टिल क्यों बोले तुम लोग समझ गए होगे, बायोलॉजिकल टर्म है सर, दैट्स वाई। और सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है सर, इसको भी थोड़ा देर में हम तुम लोग को समझा देंगे। ओह माय गॉड, पंखा एकदम दूर कैसे अरे हवा नहीं है, करके देखो, क्या करके देखो, बाहर लगा देते हैं इसको गेट के बाहर। बहुत पसीना चल रहा है। मोबाइल कितना चाहिए, 20% तो हो जाएगा, चलो स्विच ऑफ होगा नहीं, 29%। 29 अब जल्दी कनेक्ट नहीं होता है। हो गया। देखिए यहाँ हम लोग बात कर रहे थे जी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन स्पर्म पे बात कर रहे थे, ह्यूमन स्पर्म का फोटोग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो उसमें हम बोले तुम लोग को पहली बात पूछेगा मेडिकल में कि ह्यूमन स्पर्म में कितना रीजन होता है, तो आप लोग का जवाब होगा कि ह्यूमन स्पर्म में 4 रीजन होता है सर। एक हेड होता है, एक नेक होता है, और एक क्या होता है मिड पीस, और एक क्या होता है आपको टेल होता है जी, ठीक है। चारों बात याद रखिएगा आप लोग। और आपको हम बता रहे थे हेड रीजन में क्या क्या मिलता है सर। हेड रीजन में 2 चीज मिलता है, एक एक्रोजोम, ये भी क्या है थोड़ा देर में आपको फिर से बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा क्या है सर, आपको हैप्लोइड न्यूक्लियस, है ना। और नेक रीजन में क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल मिलता है सर। चूंकि सर सेंट्रियोल 2 पार्ट में बटा होता है, इसलिए सर पहला पार्ट का नाम है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरे पार्ट का नाम है डिस्टिल सेंट्रियोल। अब आपको आता है मिड पीस। मिड पीस में क्या होता है सर, तो मिड पीस में सर आपको एकदम स्प्रिंग के जैसा, आप लोग कभी स्प्रिंग देखते हैं ना, आपके पेन में लगा रहता है उसका स्प्रिंग के जैसा, नहीं कि इंग्लिश में बोला जाए तो स्पाइरल, तो स्पाइरली आपको अरेंजमेंट होता है सर। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया है ये सब, एक स्प्रिंग माने एक स्प्रिंग एक माइटोकॉन्ड्रिया है जी, इसका मतलब 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना जी। स्पाइरली हाईली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, स्प्रिंग के शेप का माइटोकॉन्ड्रिया, है ना जी, स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया, है ना जी, स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया होता है सर, ठीक है। किसमें, तो मिड पीस में, ओनली मिड पीस में, जहां जो नाम बोला गया ना वहां पे ही वो चीज मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा जी, ठीक है। और सर जो निचला रीजन है ये वाला रीजन टेल रीजन, तो टेल रीजन में आपको फ्लैजिला मिलेगा। अब वो फ्लैजिला कहां से पैदा होता है सर, वो फ्लैजिला डिस्टिल सेंट्रियोल से पैदा होता है जी। और यहां से नीचे के रास्ते से सर ये आपको यहां आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला समझते हैं ना आप लोग, सिलिया फ्लैजिला। तो
तो फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है सर किसके अंदर में, तो फ्लैजिला देखने को मिलता है सर आपको टेल रीजन में जी, ठीक है। टेल रीजन में क्या मिलता है, फ्लैजिला आपको दिखाई देता है जी। याद रखिएगा इसको भी। आप लोग चाहे तो एनसीईआरटी बुक का भी फोटो आप देख सकते हो, पेज नंबर 48 पे ये सारी बातें लिखा हुआ है जी, ठीक है। और आपको याद रखना होगा कि कौन किसका क्या नाम था, वो सब हम बता दिए थे जी। अब देखो एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था ये रीजन ऐसे बना दिया था, पूछा था इसको क्या कहते हैं, ये एक्स लिख दिया था, पूछा था इसको क्या कहते हैं, और सब बच्चा ऑप्शन ढूंढ रहा था फ्लैजिला लिखा होना। अब फ्लैजिले ऑप्शन नहीं दिया था जी, ठीक है। सब बच्चा सोचा कि या तो टेल मारेंगे टिक, नहीं तो फ्लैजिला मारेंगे। तुम लोग भी एक नजर में देखेगा, या तो तुम ये दोनों टेल ऑप्शन में टिक मारता या तो फ्लैजिला मारता, लेकिन ये दोनों ऑप्शन ही नहीं दिया था। ऑप्शन क्या दे दिया था, यहाँ पे दे दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया था तुमको है ना एक्रोजोम, है ना, तीसरा ऑप्शन दे दिया था आपको है ना न्यूक्लियस, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे दिया था आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बताओ जी क्या टिक मारते सब आदमी, ठीक है। हम क्या बोले थे तुम लोग को कि सबसे आउटर लेयर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लोग को टिक किस में मारना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बहुत बच्चा तो सोचा था कि क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन मार के ही नहीं आया होगा। अब बहुत बच्चा दिमाग लगाया होगा तो जानता है कि सबसे सेल का सबसे आउटर लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सर स्पर्म है तो भले स्पर्म ही क्यों ना हो, ह्यूमन का सेल है ना, एनिमल सेल है ना, तो एनिमल सेल में सबसे बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। टेल के आगे भी, टेल तो रीजन का नाम है ना, इलाका का नाम है ना जी। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, तब टेल वाला कुछ हिस्सा सब आपको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है जी। जैसे तुम्हारा हाथ बोला जाए, हाथ बोलेंगे तो भाई तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन सर हाथ में सबसे पहले क्या मिलेगा आप लोग का, सबसे पहले हम जो आपको आपकी स्किन को टच करेंगे तो स्किन का सबसे पहला पार्ट क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लॉजिक है, समझ सकते हैं आप लोग। ऐसा क्वेश्चन पूछता है जी। एक बार और हमको बोलने दो, इस बार हम पूरा बात डिटेल कर लेंगे जी, ठीक है। जो भी आपको बताना होगा वो सब हम आपको एकदम डिटेल करके समझा के बता देते हैं, ठीक है। एक मिनट पेज पहले पलटाने दीजिए। टॉपिक का नाम क्या है, ह्यूमन स्पर्म, है ना। ये बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए डायग्राम बनाने के लिए कहेगा, तो आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग चाहे एनसीईआरटी बुक का कॉपी कीजिए या मेरा वाला कॉपी कीजिए, कोई भी एक आपको आना चाहिए जी, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा कुछ इस तरह से, है ना, और ऐसे ही कुछ बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे ऊपर में जो होगा ये रीजन है ना, इस रीजन का नाम क्या देंगे हम लोग, एक्रोजोम। इसका नाम क्या पड़ेगा आपको, एक्रोजोम, है ना। ये रीजन इसका नाम होगा सर आपको न्यूक्लियस। इस रीजन में क्या होगा आपको, न्यूक्लियस होगा जी, ठीक है। और कैसा न्यूक्लियस होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, दो तरह के सेंट्रियोल होते हैं सर। अब आप लोगों को पता है सेंट्रियोल किसे कहते हैं, यहाँ पे याद कीजिए सब आदमी। सेल के अंदर में नॉर्थ पोल पे आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का दो काम होता है जी, एक तो सेल डिवीजन करना, सेल डिवीजन में मदद करता है, और सिलिया फ्लैजिला बनाता है जी, ठीक है। सिलिया एंड फ्लैजिला बना करके देता है जी, ठीक है। सेंट्रियोल का दो काम होता है जी, सेल डिवीजन भी करता है और सिलिया फ्लैजिला भी बनाता है। और यहाँ पे सेंट्रियोल है ना अपने आप को दो हिस्सों में बांट देता है जी। एक आगे वाला सेंट्रियोल जिसका नाम क्या रखे थे अभी हम लोग, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का क्या काम है ना, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है सर आपको, है ना, जाइगोट डिवीजन में मदद करता है जी। जब जाइगोट बन जाएगा ना जी, तो जाइगोट को, है ना, जाइगोट को डिवाइड करने में मदद करेगा जी, ठीक है। जाइगोट को डिवाइड करने में ये मदद करता है जी, ठीक है। रट लीजिए सब आदमी, अभी तो लगेगा सर हाँ ऊपर से गया बाद में, लेकिन तुम लोग को समझ में आ जाएगा। और डिस्टिल सेंट्रियोल का क्या काम है सर, डिस्टिल सेंट्रियोल का काम होता है सर आपको, है ना, ये आपको ये टेल बनाता है सर, मतलब फ्लैजिला बनाता है। फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है जी, ठीक है। फ्लैजिला फॉर्मेशन करने में मदद करता है जी। अब एक्रोजोम क्या है सर, एक्रोजोम के पास एंजाइम होता है सर, है ना, स्पर्म लाइसिन कहते हैं इसको, है ना, स्पर्म लाइसिन। ये ओवम में तोड़ने में मदद करता है जी, ठीक है। और यही आपको, इसी के पास कैल्शियम होता है जी, ठीक है, Ca++ इसी के पास होता है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। ये कैप लाइक होता है, आप लोगों को ये भी याद रखना होगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसके पास जो एंजाइम होता है ना, गला देगा, सामने वाले को गलाने में मदद करेगा जी। नहीं समझ पाए तो यहाँ पर फोटोग्राफ देखो,
आगे बढ़ेंगे ना तो एक दिन इसी तरह से ओवम के बारे में भी समझेंगे जी हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो ये ओवम है, ओवम समझ में आ रहा है ना, फीमेल गैमीट, और इसको तोड़ना है सर, इसको गलाना है सर, तो एक्रोजोम ही ना अपने अंदर से केमिकल निकालता है, और ये केमिकल क्या करता है सर, इसको तोड़ने में तोड़ने, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाने में मदद करता है ताकि स्पर्म अंदर घुस सके जी। समझ में आया हम क्या बोले भाई, किसी के घर में घुसना है तो उसको तोड़ ताड़ के घुसना है, तो इसमें मदद करता है ये, है ना, आपको क्या, स्पर्म का एक्रोजोम। एक्रोजोम में एंजाइम पाया जाता है सर, जिस एंजाइम का नाम क्या है ना, स्पर्म लाइसिन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब आइए मिड पीस। मिड पीस में सर क्या होता है, आपको हाईली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है जी। इस पर में आपको एकदम हजारों की संख्या में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। हजारों की संख्या में आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहिए या एक और नाम है जी, ठीक है। जब स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है ना सर, है ना, तो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया कहिए, या इसी को हम लोग निबैन कर्ण के नाम से लाते हैं। ये रटिएगा, ये मेडिकल का क्वेश्चन है जी, निबैन कर्ण, है ना जी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब देखिए इसका एक नाम क्या है सर, आपको निबैन कर्ण, है ना, असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है, और आप लोग को ये रटा होना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस हो गया जी ये वर्ड, है ना। इसको साइंटिस्ट ने दिया था, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया को निबैन कर्ण भी कहते हैं सर। सर ये इतना एनर्जी देता है ताकि सर ये इसके पूंछ में ताकत भरता है। जैसे पेंडिल मारते हैं ना, तो आप वो सारा ताकत कहाँ डालते हैं, पैर में डालते हैं ताकि पेंडिल मार सके। उसी तरह से स्पर्म को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए सर, तो इस एनर्जी कौन देता है सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और किसको देता है एनर्जी, तो ये टेल को देता है जी, ठीक है। यहाँ पे जगह है तो हम लिख देते हैं, गिव एनर्जी, है ना, टू टेल, है ना, गिव एनर्जी, है ना, गिव एनर्जी। ये आपको क्या करता है सर, आपको एनर्जी देता है, गिव एनर्जी, है ना, टू टेल, है ना, फॉर स्विमिंग, है ना, स्विमिंग, है ना जी। आपको स्विमिंग के लिए स्पेलिंग देख लेना, स्विमिंग का SW, है ना, स्विमिंग के लिए आपको देता है, ऑफ स्पर्म के लिए। स्पर्म को आगे बढ़ना है सर, तैर के जाना है फ्लूइड में, तो सर उस तैर के जाने के लिए सर जो ताकत चाहिए ना, वो ताकत कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना जी। मतलब जो स्पर्म खाना पीना खाया था सर टोली सेल से, तो कहाँ जमा कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जमा कर लेता है सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंच सके जी, ठीक है। और अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि डिस्टिल सेंट्रियोल ही आगे जाके सर क्या बनाता है, फ्लैजिला बनाता है जी, ठीक है। फ्लैजिला ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। पॉइंट समझा दिए। अब आपको थोड़ा देर पहले क्लास स्टार्ट के वक्त बोले थे कि बाबू ये सब इतना दूर का रीजन क्या था, हेड था, है ना, और ये रीजन जो देख रहे हैं बस छोटा सा नेक होता है, शॉर्ट नेक, गर्दन है सर लेकिन बहुत छोटा। और एक है मिड पीस, है ना, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, मिड पीस या मिडिल पीस, बात बराबर है। और लास्ट का नाम था आपको टेल। आई भी बोल दिए थे कि सबसे पहला जो बाउंड्री होता है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। स्पर्म पे सबसे पहला बाउंड्री किसका होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा जी, ठीक है। बस अब लास्ट वर्ड रह गया जी हमको बोलना, है ना। देखो एक्रोजोम है ना, एक्रोजोम कोई पूछ देगा कि स्पर्म का जो एक्रोजोम है वो किसके बराबर है, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बराबर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बराबर है जी, ठीक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मेडिकल में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इक्विवेलेंट टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना, इन स्पर्म, तो आपका जवाब होगा एक्रोजोम, है ना। और एक्रोजोम का शेप कैसा था जी, तो हम बताए थे आपको एक्रोजोम का शेप कैप लाइक स्ट्रक्चर था सर। एक्रोजोम का काम क्या है सर, ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, इसके पास एंजाइम होता है और कैल्शियम होता है सर। इसकी मदद से सर वो क्या करता है ना, सामने वाले ओवम को तोड़ने में मदद करता है ताकि अंदर घुस सके वो, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग को समझ में आया, क्या क्या सब बोले अभी हम ह्यूमन स्पर्म के बारे में, ह्यूमन स्पर्म में कौन रीजन क्या कर रखता है और कैसा दिखता है, और आपको ने ये किस तरह से आपको ये दिखाई देता है जी, ठीक है। ये सारी बात हमने आपको समझाया। एक नॉर्मल बंदा जो होता है सर, ठीक है, एक नॉर्मल लड़का जो होता है कम से कम 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकालता है पर इजाकुलेशन, ठीक है जी। ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मतलब एक बार जब वो क्वाइटस में जाएगा है या एक्साइटेड होगा तो सर आपको 200 से 300 मिलियन, अब इसको करोड़ में बदलेगा ना कोई लड़का, तो 20 करोड़ से 30 करोड़ पढ़िएगा इसको, मिलियन आपको स्पर्म रिलीज करता है सर आपको पर आपको इजाकुलेशन मतलब जब सीमेन बाहर निकलता है, इस घटना को इजाकुलेशन के नाम से
बुलाते हैं जी, ठीक है। मतलब एक बार में जब कोई लड़का है ना एक दिन में है ना एक बार जब सीमेन को बाहर करेगा तो सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होगा। करोड़ में बात करोगे तो 20 करोड़ से 30 करोड़ हुआ जी, ठीक है। बहुत ज्यादा डाटा हुआ ये, है ना। इतना स्पर्म निकालता है सर, और उसमें से कोई एक स्पर्म जाता है फर्टिलाइजेशन में। तुम लोग 3 इडियट का नाम, फिल्म का नाम सुना होगा, उसमें शुरुआत में कहता है कि पैदा लेने में भी बहुत सारा रेस होता है जी। देखो 200 से 300 करोड़ नहीं 20 से 30 करोड़ स्पर्म रेस लगाता है, उसमें से एक स्पर्म जाता है ओवम में, जाके फर्टिलाइज करके बच्चे में बदलता है जी, ठीक है। तो इससे तुम समझ गए होंगे, है ना। अब एक एनसीईआरटी का ही डाटा है और आप लोग को याद रखना है, इसका जो 60% स्पर्म जो होता है ना सर, 60% स्पर्म है ना जी बेकार होता है जी, कोई काम का नहीं, मतलब रास्ता में मरना ही है उसको, एकदम सुस्त स्पर्म होता है जी। मतलब 20 करोड़ में से 60 करोड़ लगभग 12 करोड़ मान लो था के लिए, तो 12 करोड़ स्पर्म ऐसा होता है जिसका कोई काम नहीं है सर, मतलब भविष्य में मर जाएगा, आगे जाते ही मर जाएगा जी, ठीक है। और 40% जो स्पर्म होता है सर वो विगरस होता है। विगरस करने का मतलब समझ रहे हैं, विगरस माने खूंखार, मतलब वो आगे तक जाता है सर, अंत तक पहुंचता है। और यही 40% स्पर्म जो है ना सर फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा कि सर एक लड़का 8 करोड़ स्पर्म भी निकालता है तो वो अपना फर्टिलाइजेशन कर सकता है जी, ठीक है। और आपको यानी कि 12 करोड़ स्पर्म अब खराब भी हो जाएगा तो चलेगा जी। एक नॉर्मली कितना स्पर्म चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो कम से कम है ना 100 मिलियन स्पर्म चाहिए, मतलब 10 करोड़ स्पर्म चाहिए कोई लड़का को एक बार में निकालने के लिए, तभी वो अपने पार्टनर को नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज कर पाएगा जी, ठीक है। नहीं तो वो कभी नहीं हो पाएगा जी। मतलब 100 मिलियन करने का मतलब कितना आपको लगभग 10 करोड़ है ना जी, और 10 करोड़ स्पर्म निकालेगा तो वो नॉर्मल माना जाएगा सर, नहीं तो वो कभी भी अपने पार्टनर को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा जी। जा रहा है बात समझ में, क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। ये सब बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। और है ना ये भी बात तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्या आपको 100 मिलियन स्पर्म क्या होता है ये सब समझा दिए, ठीक है। पॉइंट समझा दे रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल शेप एंड साइज का स्पर्म होता है 60% और 40% स्पर्म क्या होता है विगरस होता है जी, ठीक है। ये बात भी तुम लोग को हम पढ़ा दिए जी, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म का फोटोग्राफ टॉपिक समझा दिए, ये टॉपिक खत्म हुआ जी, ठीक है। अब हम इसका रीडिंग मार देते हैं जी। रीडिंग पहले असाइनमेंट से मार देते हैं, फिर एनसीईआरटी में भी तुम लोग को दिखा देंगे कहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट जो एनसीईआरटी खोलने दीजिए, सॉरी असाइनमेंट खोलते हैं हम। देखिए ये पेज है ना, ये पेज आप देख रहे हैं है ना। इस पेज को थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक है जी, ये टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी ये स्पर्म क्या होता है उसके बारे में, है ना। तो आप देख रहे होंगे, आप लोग हाइलाइटर अगर है तो आप हाइलाइटर इस्तेमाल कीजिएगा। स्पर्मेटोजोआ रिमेन अलाइव, ये लाइन पे हाइलाइटर चलाइएगा कि सर स्पर्मेटोजोआ जिंदा रहता है सर 24 से है ना कितना देर तक, 24 से आपको 48 घंटा तक, है ना। किसमें, फीमेल में। देखिए हम थोड़ा सा अच्छा से समझाते हैं। स्पर्म बना और 1 महीना तक जिंदा रहा एपिडाइडाइमिस में, लेकिन जैसे स्पर्म फीमेल के शरीर में जाएगा ना सर तो वहां मात्र 24 से 48 घंटा ही जिंदा रहेगा, उसके बाद उसको मार दिया जाता है जी। डब्ल्यूबीसी उसको मार देता है, अपना पराया समझता है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी देखता ही तो दूसरे का बॉडी से आया हुआ सेल है तो उसको तुरंत मार देगा। इसका मतलब 24 घंटा तक जिंदा रहता है स्पर्म फीमेल के बॉडी में, 24 से 48 घंटा। याद रखिएगा पूछा था क्वेश्चन इस पे। मैमल का स्पर्म में एक हेड आपको लाइक स्ट्रक्चर, हेड के ऊपर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम एक्रोजोम है जी, ठीक है। और मैमल का स्पर्म 3 पार्ट में बटा होता है जी, ठीक है। यहाँ 4 पार्ट नहीं लिखा हुआ, 3 पार्ट लिखा हुआ। आप लोग याद रखिएगा, हेड है, मिड नेक छूट गया इसमें, मिडिल पीस है और टेल है जी। हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूक्लियस, इलोंगेटेड करने का मतलब क्या, आराम करते हुआ, ठीक है जी। रेस्टिंग स्टेज का न्यूक्लियस, है ना। हेड के बाद मिड पीस आता है जो आपको स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया रखता है जी। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे आप लोग को, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लीवेंट कण है जी। ए शॉर्ट नेक भी होता है सर, है ना, जो आपको है ना हाउस आपको रखता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल भी रखता है सर, ठीक है। हेड और मिड पीस के बीच में, है ना। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है, वो क्लीवेज में मदद करता है, जाइगोट को डिवाइड करने में मदद करता है। जबकि डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है, आपको फ्लैजिला बना के देने में मदद करता है जी, ठीक है। और आपके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ क्या कि आपको अडल्ट, आपको जो है ना जी, एक ह्यूमन अडल्ट जो होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 40% स्पर्म विगरस होता है और
बाकी सब रेस्ट और नॉर्मल शेप एंड साइज होता है जी, ठीक है। और जितने भी स्पर्म है सर, होल आर कवर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कोई भी स्पर्म एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहता है जी। ये बात भी कोई पूछ देगा तुम लोगों से कि भाई स्पर्म एक दूसरे से सटा रहता है, नहीं सटा रहता है जी, ठीक है। कॉकरोच सबका स्पर्म जो होता है ना एक दूसरे से सटा होता है जी। बाकी जानवर सबका स्पर्म एक दूसरे से सटा हुआ नहीं होता है। और आप लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल का स्पर्म अलग अलग रहता है, सारा स्पर्म अलग अलग रहता है जी, ठीक है। और कितना रहता है जी, कम से कम 200 से 300 मिलियन। डाटा रट लीजिएगा, ये डाटा यहाँ पे रटने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। अब आइए एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये सब फोटोग्राफ दिया हुआ है जी, ठीक है। तो टाइम लगेगा एनसीईआरटी बुक खोलने में, ये सब हाईलाइट करना था आप लोगों को। ये स्पर्म के बारे में लिखा हुआ है। अब एक ही टॉपिक बच गया है जी, वो है कि हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है मेल में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा दिए जी। मेल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जितना भी घटना घटता है वो सब बता दिए हैं। अब गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है वो तो तुमको बताएंगे जिस दिन फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे उस दिन, ठीक है। और ये सब बातें आप लोग को हमने आपको पढ़ाया। कल से जो स्टार्ट करेंगे तो एक टॉपिक है हार्मोन सब पढ़ना, अभी छुट्टी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हार्मोन अभी देखेंगे, है ना। वो अब एक ही टॉपिक रह गया है आपको इसमें, है ना, मतलब इस बुक में। आप देखिए थोड़ा सा ये वाला एक बार पेज हम दिखा देते हैं। देखिए ये सारा का सारा पेज पढ़ा दिए हैं। इस पेज का सारा बात हम पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, है ना। इसमें सारा बात लिखा हुआ है जी, गौर से देखिएगा तो आप लोग को वो सारा जानकारी मिल जाएगा जो अभी हम बोल रहे थे जी। मिडिल पीस का नाम निबेन कर्ण है ना। एनर्जी है, स्विमिंग के लिए देता है सर, टेल है, मिडिल पीस, नेक, प्रोक्सिमल डिस्टल, सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा जी, ठीक है। अब बच गया बस एक टॉपिक, वो ये वाला टॉपिक है कि सर हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है जी, ठीक है। मतलब कोई पूछ देगा हार्मोन कंट्रोल बताइए, है ना जी, ये कैसे कंट्रोल करता है हार्मोन सब, वो सब की बात यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। ये कल के क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुआ है, रुक जाइए, अभी छुट्टी नहीं दिए हैं, है ना। तो ये टॉपिक रह गया बस, है ना। कल मतलब शाम में, है ना, शाम में पढ़ेंगे आज इसको, है ना। और एक मिनट रुक जाइए, आप एनसीईआरटी हम खोलते हैं, आप लोग भी एनसीईआरटी बुक खोलिए। एक मिनट हमको एनसीईआरटी खोलना है। देखिए ये एनसीईआरटी का यहाँ तक हम कल पढ़ा दिए थे आप लोगों को, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ तक हमने आपको डील कर दिए थे जी, ठीक है। अब इसके बाद ये पेज है जो आपको डील करना है हमको, है ना। ये पेज डील करेंगे, है ना। इतना ही सा रह गया है जी, ठीक है। ये और ये टॉपिक, ये भी दोनों हम पढ़ा दिए आप लोगों को। इस दोनों को डील करने के बाद, है ना जी, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और जो हम पढ़ाए ना अभी आप लोगों को, मतलब क्या ये स्पर्म का बनना, प्लस आपको ये क्या कहते हैं स्पर्म का फोटोग्राफ, वो थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है। आगे करने का मतलब कुछ पेज पलटना पड़ेगा तब आप लोग को ये मिलेगा जी, ठीक है। मतलब ये टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए हैं। अभी जो पेज खुलेगा, हाँ ये पेज देखिए, ये पेज हम पढ़ा दिए आपको। अभी हम एनसीईआरटी में ढूंढोगे मेरी बात को, आज जो पढ़ाए हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगा जी, ठीक है। ये पेज पे आपको ये मिलेगा गैमेटोजेनेसिस टॉपिक पे। इसी में स्पर्म कैसे बनता है वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। ये सब पूरा पेज पढ़ा दिए। अब इतना सा जो रह गया ना, ये शाम में जो पढ़ेंगे वही जो हार्मोन वाला जो लाइन है वो यहाँ पर है जी, ठीक है। और आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम लाइन में लाइन आएंगे तब इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में असाइनमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारा बात लगभग जान गए हैं जी, ठीक है। और एक पेज और पलटोगे तब आपको मिलेगा ये ह्यूमन स्पर्म के बारे में। तो लड़का को आज का जो टॉपिक है ह्यूमन स्पर्म के बारे में पढ़ना है ना। एक सेकेंड, है ना, ये वाला पेज, है ना। इस पेज को जब आपको पढ़ना होगा, है ना, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा जी, ठीक है। ये वाला पेज जो देख रहे हैं ह्यूमन स्पर्म, तो ये फोटोग्राफ हो गया। आप लोग कोशिश कीजिएगा जी, आप लोग अभी तक बना के एक बार भी नहीं पोस्ट किए हैं। हम आपको बोले थे टेस्टिस का फोटोग्राफ बना करके एक बार भेज दीजिएगा। और ये वाला फोटोग्राफ आप लोग बनाइएगा आज जाकर के घर पे। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। और इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है ह्यूमन स्पर्म के बारे में, जो भी बात आप ढूंढना चाहते हैं वो इस जगह पे आपको मिल जाएगा जी, ठीक है, जो आज हम पढ़ाए हैं। इसी में हम आपको बोले थे आज कि 60% स्पर्म क्या होता है
है ना जी, 60% स्पर्म आर फिगरस, है ना जी, सॉरी नॉर्मल शेप एंड साइज, और 40% स्पर्म आर फिगरस मोटिलिटी का होता है जी। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है, ये फोटोग्राफ पढ़ा दिया है। और जो गैमेटोजेनेसिस का जो टॉपिक था, है ना जी, ये फोटोग्राफ भी हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में ये देखिए, इधर आपको मेल में कैसे बनता है सो बता रहा है, और ये फीमेल में कैसे बनता है सो, अभी तो ये नहीं ना बताया है, ये बता दिए हैं आप लोगों को। तो इसमें वो सारी बातें लिखा हुआ है जी, आप लोग गौर कर रहे हो ना इस सब बात पे। और ये जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये आपको मेल में आपको बता रहा है जी। ठीक है, मेल में आप देख रहे हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है सर, वो प्यूबर्टी स्टेज में स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करता है, डिवाइड करके एक लास्ट में स्पर्मेटोगोनियम बनता है। इसमें से ये जो बना ना सर, इसका नाम पड़ता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके क्या होता है सर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज करता है जी। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके 4 हैप्लॉइड सेल में बदल जाता है जी। ठीक है, ये सब बात आप लोगों को अभी हम समझाए हैं जी। ठीक है, इस सबको देखिएगा, है ना, ये सब टॉपिक सब यहाँ पे लिखा हुआ है जी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं, ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब है ना, एक मिनट, है ना जी, अब एक फोटोग्राफ पिछला पेज का देखिए सब आदमी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, और ये है ये, हाँ, ये फोटोग्राफ आप लोग देखिएगा, है ना, ये फोटोग्राफ जो देखते हैं इसका बात कर रहे हैं जी। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है ह्यूमन स्पर्म का फोटोग्राफ है जी। ठीक है, तो वैसे हम पढ़ाए हैं, एक बार कोशिश पूछते हैं तुम लोग से, बता पाते हो कि नहीं जी। ठीक है, इधर बच्चा सभी बहुत हल्ला कर रहा है ना, तो एक मिनट रुक जा। हेलो, आवाज आ रहा है जी, आ रहा है ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। ठीक है, पता है तो बोल सकते हैं, नहीं तो कोई डांटने उठने वाली बात नहीं है। एक बार याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए 11th में, स्पर्म जो होता है ना सर, या जिसके पास फ्लैजिला होता है जी। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी सेल है और उसके पास फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला एक खास तरीके से चलता है जी। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला को क्या कहते हैं, है ना, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। क्वेश्चन समझ में आया, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला को क्या नाम देते हैं बताने के लिए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला आपको बताना है जी, क्वेश्चन समझा जी, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला को क्या कहते हैं। ठीक है, याद आ रहा है किसी को, हेलो बताओ जी। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं जी। ठीक है, आप लोग से कोई पूछेगा ना कि फ्लैजिला जब भी चलता है ना सर, तो स्प्रिंग के जैसा चलता है। आप लोग सांप जैसा मत कह दीजिएगा कि फ्लैजिला सांप जैसा चलता है, ऐसा कुछ नहीं है जी। जैसे मान लो ये सरफेस हुआ, तो ये इसकी तरफ प्रेस करेगा फ्लैजिला, जैसे तुम लोग स्प्रिंग दाबती हो तो आगे फेंकाता है ना स्प्रिंग, वैसे ही यहाँ भी होता है जी। ये पूरा फ्लैजिला एक सरफेस की तरफ फोर्स लगाएगा और इसकी मदद से वो आगे की ओर भागेगा जी। ठीक है, तो ऐसा मूवमेंट तुम लोग रट लो कि फ्लैजिला जिस तरह से चलता है ना सर, तो फ्लैजिला के चलने की चाल को अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं, है ना, अंडुलेटिंग मूवमेंट, है ना, अंडुलेटिंग मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, अंडुलेटिंग मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं, याद रखिएगा, अंडुलेटिंग मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं, रट लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में लिख लीजिएगा, फ्लैजिला के चलने की घटना को अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं जी। ठीक है, और फ्लैजिला में जो माइक्रो ट्यूब का अरेंजमेंट होता है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा था कि आपको फ्लैजिला में जो माइक्रो ट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है। आप लोग को याद रखना होगा 9+2 होता है जी, 9+2 आपको रटना है, माइक्रो ट्यूब्यूल अरेंजमेंट। ये दोनों बात अगर नहीं समझ में आया है तो समझिए रटने के लिए सर बोल रहे हैं, समझ में आया हुआ तो 11th में पढ़ा है, माइक्रो ट्यूब्यूल अरेंजमेंट, है ना जी। आप लोग से कोई पूछ देगा माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट, तो आप बता देगा 9+2 आपको क्या है, आपको माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट है जी। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट, क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं, तो ये बात समझ गए। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। अब देखिए तो एक आउट ऑफ कुछ अलग बात करना चाहते हैं जी। ठीक है, एक मिनट है, उसके लिए हम व्हाइट पेज खोलते हैं। व्हाइट पेज ये है कि, है ना, क्लास जो कंपटीशन का जो क्लास है जी, हो गया क्लास इंड है, लेकिन अभी कोई लीव मत करना, अभी कुछ और भी बात करना है। क्लास जो है कंपटीशन का, है ना जी, वो अभी ऑनलाइन ही पढ़ा पाएंगे हम। ठीक है, ऑनलाइन क्लास चलेगा कंपटीशन बैच का, क्लास 12th आपको उसमें कंपटीशन बैच जो होगा वो आपको 12 बजे दिन में पढ़ाएंगे जी। ठीक है, 12 बजे दिन में पढ़ाएंगे जी। ठीक है, और वो अभी आज से नहीं होगा, ठीक है, मंडे से होगा, और मंडे से डेफिनेटली होगा, है ना।
मंडे से क्लास पढ़ाएंगे ये 12 बजे दिन में, लेकिन इसमें भी सिलेबस 12th का ही पढ़ाएंगे पहले जी, ठीक है। 12th का हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा आपको, है ना, एक इकोसिस्टम एक चैप्टर का नाम है जी, ठीक है। 12th का पढ़ाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए या कम से कम यूट्यूब जरूर देख लीजिएगा, तो आप लोग का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग 3-4 महीना थोड़ा देर से हो, मतलब नहीं पढ़ा पाए 3-4 महीना, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत था हम लोग में। तो यहाँ पे इकोसिस्टम जो है ना पढ़ाएंगे जी, ठीक है, दिन के 12 बजे, ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, 45 मिनट का ही क्लास लेंगे, है ना, एक फेज में ही पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे, है ना। उम्मीद करो 15 अगस्त के बाद कहीं कोचिंग खोलने का आदेश मिल जाता है, वहां से घर पे बुला लेंगे जी, ठीक है। नहीं तो इकोसिस्टम अभी ऑनलाइन क्लास चलेगा 12 बजे दिन में, कंपटीशन बैच होगा, लेकिन वो उसमें हम पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल देंगे, है ना, बता देंगे कैसे होगा। चैप्टर 14 है ये इकोसिस्टम, है ना। आप लोग कोशिश कीजिए, जो 12th का लड़का सब है, लड़की सब है, उसको भी ज्वाइन करने का, नहीं तो कम से कम उसका यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हम उसका प्लेलिस्ट बना देंगे अलग से, कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी, है ना। ये बात हुआ। 11th का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको मंडे से स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है, पर उसका टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बाद में टाइमिंग बता देंगे हम उसका, है ना। ये बात याद रखिएगा। अब क्या करना है, जितना भी आप जो लड़की लोग जुड़ी हुई है ना, सब लीव कर दो, लड़का सब रहेगा अभी, ठीक है। बाकी जितने भी लड़की लोग हो, लीसा, ज्योति, है ना, सादिया, ये सब अब तुम लोग लीव कर दो जी, साक्षी, लड़का सब रहेगा अभी, है ना। हेलो, आप लोग लीव कर दीजिए, है ना, लीसा, हाँ, सादिया, हाँ, ये भी तुम भी लीव कर दो जी, कर दिया, हाँ ठीक है। रुक जाओ अभी तुम लोग, देखो जी कुछ चीजें ना, मतलब कि